देखिए भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आएगा आपका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में जो पहला टॉपिक है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझ लेना। जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल के भी नंबर पर, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, मींस सॉल्यूट में कितने पार्टिकल हैं। आप बोल सकते हो सॉल्यूट के मास पे डिपेंड करेंगी, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ओवरऑल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी, क्वालिटी पे नहीं करेंगी। किससे बना है, कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है। कितने अमाउंट में, इस चीज पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगी। तो यही आपकी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती। ठीक है, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब है कि उसके रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। ठीक है, क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे रेल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है और ये वही सॉल्वेंट है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, कोई सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अगर वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो। ठीक है, आपको याद होगा नॉन वोलेटाइल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन का, वो ओनली किसकी वजह से आता है, सॉल्वेंट की वजह से आता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या ले लेंगे, P01, जो आपके यहाँ पे कांस्टेंट है, आप बोल सकते हैं प्योर फॉर्म में वो आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर हम चेंज निकालते हैं, लोअरिंग निकालते हैं, कितना कम हुआ होगा तो माइनस करके निकालेंगे। तो डेल P निकालना हमें। अब देखो भाई, जो प्योर है उसका तो P01 और जो सॉल्यूशन के अंदर है उसका P1। अब हमें पता प्योर वाले का ज्यादा होता है, प्योर वाले का ज्यादा तो क्या हो जाएगा, P01 माइनस के P1। ठीक है, अब P1 की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। क्लियर है, तो डेल P इज इक्वल टू आपका हो गया P01 माइनस के P01 इंटू X1। क्लियर है, यहां पे अगर आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, P01 आ रहा है कॉमन, और अंदर क्या रहेगा 1 माइनस के X1। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे आप, अब आपने पढ़ा है x1 प्लस के x2 इज इक्वल टू 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है, तो यहां से x2 क्या हो गया, 1 माइनस के x1। क्लियर है, तो 1 माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x2 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया डेल p इज इक्वल टू P01 और ये क्या हो गया, x2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करें अगर P01 से, ठीक है, तो डेल P का मतलब क्या है, डेल P का मतलब आप यहां से देखें क्या, P01 माइनस के P1, और इसे हमने P01 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो इसे भी क्या कर देंगे, P01 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, x2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया फाइनल, वो निकल के आया P01 माइनस के P1 ओवर P01 इज इक्वल टू x2। तो देखिए ये जो आ रहा है आपका P01 माइनस P1 अपॉन में P01, ये ही आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है। क्लियर है, और ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट इन मोल्स पे। और मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास से निकलता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं इट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब इनमें हमें मॉलिक्यूलर मास अब निकालना होता है। मॉलिक्यूलर मास आसान है, जैसे हमारा लास्ट में रिजल्ट निकल के क्या आया, हमारा रिजल्ट निकल के आया P01 माइनस के P1 ओवर P01 इज इक्वल टू x2। अब बस हमें x2 निकालना है। यहाँ पे आपको पता है x2 क्या होता है, P01 माइनस के P1 अपॉन में P01। x2 होता है आपका, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है भाई। अब देखिए यहाँ पे आपका P01 माइनस P1 अपॉन में P01, देखो N2 का तो N2 रहेगा आपका,
हम मान के चलते हैं N1 मीन जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा कंपेयर टू सॉल्यूट के, इसलिए हम नीचे से सॉल्यूट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो हमारे पास एक वैल्यू 1 और एक अपॉन में 1000 प्लस 1, तो इसे राउंड फिगर में हम 1000 ले सकते हैं, लेकिन इसे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि फिर सारे नंबर जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए नीचे से हम क्या कर देंगे, N2 को नेग्लेक्ट, तो ये आ गया आपका N2 ओवर N1। तो यहाँ पे आ गया आपका P01 माइनस P1 अपॉन में P01। देखिए N2 क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकलेगा, W2 ओवर M2, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन्हें ऊपर कर दीजिए, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका W2 ओवर M2, ये ऊपर जाके हो जाएगा M2 ओवर W1। ये आपका निकल के आ गया मोलर मास निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? ये आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें सीधा सीधा मिलेगा, ये आपको दो प्रेशर दे देगा, आप माइनस कर लेंगे प्योर में से सॉल्यूशन का। क्लियर है? ये बाकी चीज आपको क्या गिवन मिलेंगी, आपको क्या M2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पे, एलिवेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। बॉइलिंग पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब भी किसी हम लिक्विड को हीट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेपर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। तो जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे होगा, एलिवेशन कैसे होगा, इस चीज को समझिए आप। हमने पढ़ा है जो प्योर सॉल्वेंट है, एक आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है, मीन्स प्योर सॉल्वेंट है लेकिन उसके अंदर क्या हम ऐड कर दिया, हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब इसकी वेपर्स क्या बन रही थी, भाई आपने पढ़ा ज्यादा बन रहे थे, इसमें वेपर्स क्या बन रहे थे, कम बन रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, वेपर्स कम बनने का मतलब हुआ कि ये वॉल्यूम भी क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम पॉइंट होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आएगा समझ में? मीन्स किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम पॉइंट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम पॉइंट है वो क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता। तो इसलिए जो वॉल्यूम पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज हायर होगा किसके, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो हम मान लेते हैं जो TB है आपका, वो आपने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या मान लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? TB नॉट मान लिया आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? तो चेंज इन कितना हो जाएगा, देखिए भी ΔT हो जाएगा आपका चेंज इन। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज इन। तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज कितना हुआ ये समझिए, सॉल्वेंट का होता है कम और सॉल्यूशन का होता है ज्यादा। तो ज्यादा वाले में से कम माइनस करेंगे, इसका मतलब हो गया TB माइनस के TB नॉट। ठीक है, ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसे हम इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब हम आगे इसमें पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स जो आपका ΔTB है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, मोलरिटी के। आप इसे मोलर कंसंट्रेशन ऐसे लिख सकते हो या सिंपल आप इसे मोलरिटी भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक होता है आपका KB, क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, जो क्या होता है KB। तो ये ही आपका क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर है सभी का? अब KB एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो KB क्या होता है, KB के दो तीन नाम है आपके, KB कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इक्विलिस्कोपिक कांस्टेंट, और जिसकी यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान रखना, एक नंबर में यूनिट भी पूछी जा सकती है, केवी का नाम भी पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक सभी का? अब इसमें हम आगे देखते हैं जब, अच्छा इसमें ग्राफ और रह जाता है आपका
कि मान के चलिए हमने ये ले लिया ग्राफ, ठीक है, इस साइड में क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, मान के चलो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, ऐसे वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पहले बॉइल कौन होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बाद में, सॉल्यूशन कहाँ होगा, बाद में, ठीक है। सॉल्वेंट उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ग्राफ। यहाँ पे आप वेपर प्रेशर की फॉर्म में दिखा सकते हो, क्योंकि बॉइल होने का मतलब क्या, वेपर्स बनेंगे और फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस ग्राफ में आपको सिंपल ये याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो टेम्परेचर इस साइड में आप इंक्रीज करा रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने तक पहले तो आपका कौन बॉइल होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों बॉइल होगा पहले, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। और उसके बाद में चाहे आप कितना भी दिखा सकते हो, फिर कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। और जो इन दोनों में गैप आएगा, ये क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट का मान को चलो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे कितना हो गया, 102 हो गया, 102 हो गया। तो जो डेल टी भी निकल के ऐसे तो आएगा आपका 2, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डेल टी बी। देखिए भाई आगे हम क्या निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के बी का के बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास क्या हो गया, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट ही हो गया, मल्टीप्लाई 1000। 1000 पे इसलिए कर लिया क्योंकि ये हमको गया जनरली ग्राम में ही मिलता है। आगे देखेंगे के बी का के बी रहा आपका, ठीक है, इनटू N2 क्या हो जाता है आपका, W2 अपॉन में M2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई 1000। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया आपका के बी इंटू W2 ओवर M2। ये इधर होके क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये 1 अपॉन में है, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है, ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, समझ ले ध्यान से, डिक्रीज करना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। क्लियर है, फ्रीजिंग पॉइंट आप समझ ही रहे हो, मीन्स जब किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, या जो टेम्परेचर है वो, ठीक है। अब इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे देखेंगे, ये चीज आप देखिए। देखिए ये क्या कह रहा है आपसे कि ये आपने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया कोई, और ये क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है, मीन्स इस सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जिस हिसाब से वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ठीक है, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से मतलब ऐसे समझिए कि ये अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ये मान के चलो 7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का होगा वो 7 से क्या आएगा, कम आएगा। डेल पी एफ आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखिए टी एफ, ये तो है आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नॉट एफ ये किसका है, सॉल्वेंट का है। क्लियर है, तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉल्यूशन का कम हुआ है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा, टी नॉट एफ में से हम क्या माइनस कर देंगे, टी एफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि टी एफ क्या आपका छोटा है। ये ही आपका क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसका आप ग्राफ भी बनाएंगे, इसी हिसाब से बनाएंगे कि भाई अगर सॉल्वेंट आपका यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा।
और जो एक गैप आएगा टेम्परेचर का, यही क्या कहलाएगा, डेल टी एफ। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जब हम आगे देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह यही पाया जाता है कि जो डेल टी एफ आपका होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है भाई? मोलरिटी के। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी एफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने के एफ क्या ले लिया, कांस्टेंट। ठीक है, मोलरिटी का आपका मोलरिटी आ गया। ठीक है, जो क्यू एफ है, क्यू एफ के यहाँ पे नाम दिखा रखी है, यूनिट है आपकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये नाम जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था उसी हिसाब से आपको याद करना है। यहाँ से ये सारा सिमिलर है, बस उसमें आपका अंतर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे नॉट आगे, वहां पे क्या होता आपका नॉट वाला पीछे था, क्योंकि सॉल्यूशन का इंक्रीज करता था, ज्यादा में से कम करेंगे। ठीक है, अब इससे मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लीजिए। देखो डेल टी एफ बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, के एफ मोलरिटी की वैल्यू पुट कर दो, क्या N2/W1 मल्टीप्लाई 1000 ये किया था। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एफ, यहाँ पे M2 का मतलब क्या हो गया, W2/M2 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हो जाएगा आपका के एफ इज इक्वल, सॉरी, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2/M2। ये उल्टा हो जाएगा आपका, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, 1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। सारी चीज इसमें आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है, बस थोड़ा सा अगर आप अंतर समझ के याद करेंगे ना, आप उसे भूलेंगे ना आप इसे भूलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को अंतर करके समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझिए, बहुत आसान है। ये एक कंटेनर है, इसमें हमने बीच में लगा दिया SPM, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने सॉल्यूशन, यहाँ पे कौन है, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे कौन है भाई, प्योर सॉल्वेंट। तो ध्यान से समझना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना मेम्ब्रेन में से किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। मीन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, कि प्रेशर अप्लाई करो जो ये प्रोसेस रुक जाए, ये आपका कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर अभी यहाँ तक? ठीक है जी, आगे देखेंगे हम। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी सी, मीन्स मोलरिटी को यानी क्या, कंसंट्रेशन की टर्म्स में देखेंगे, मोलरिटी ले लो या कंसंट्रेशन ले लो, ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C एंड T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ लेंगे हम R, जो आपका होता है गैस कांस्टेंट, R इंटू C और T। C मैंने बताया था, मोलरिटी भी ले सकते हैं। अब देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया N2/V इंटू R इंटू T। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं क्या, बस मॉलिक्यूलर मास लिए, आपके एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है सॉल्यूट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, पाई इज इक्वल टू M2 की जगह क्या लिख सकते हैं, W2/M2 अपॉन में क्या हो गया, V हो गया मल्टीप्लाई R इंटू T। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा W2/M2, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में V R इंटू T। तो यहां से आप क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना, वॉल्यूम यहाँ पे आपको लीटर में लेना है। अगर आप लीटर में नहीं दे रखा तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। आगे क्या आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत आसान है। ये वही कंटेनर ले लिया हमने, यहाँ पे क्या हमने सॉल्यूशन भर रखा है, या एक साइड में सॉल्वेंट है, दूसरी में क्या सॉल्यूशन। अब हमने एक साइड में यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, क्योंकि प्रोसेस ऐसे चल रहा था। अभी हमने जब
ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा था। ये प्रेशर लगाया हमने, मान को चलो 20 यूनिट, क्या लगाया 20 यूनिट प्रेशर लगाया। 20 यूनिट पे क्या हो गया, ये प्रेशर रुक गया, सॉरी ये जो फ्लो था ये क्या हुआ, रुक गया। 20 यूनिट प्रेशर लगाने पे फ्लो क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस प्रेशर हो गया। अगर हम मान के चलो 30 यूनिट लगा देते हैं तो 30 पे क्या होगा, ये प्रोसेस उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। यही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, जब हम ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो जो फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यही आपका क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। एबनॉर्मल मोलर मास, ये क्या होता है भाई, एक्सपेरिमेंटली हम क्या है आपने देखा होगा, M2 कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एक हम ऐसे कैलकुलेट करें, जैसे HCl का H का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया भाई, तो टोटल 36.5 आ गया। एक तो हम ऐसे ऑब्जर्व करें, एक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व करें। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं वो इस मोलर मास से या तो कम पाया जाए या ज्यादा पाया जाए, तो वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगी। ध्यान रखना। अब ये होता क्यों कम और ज्यादा, ध्यान रखना। जब हम सॉल्यूट के अंदर, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट को डालेंगे, जैसे मान के चलो हमने NaCl डाला, NaCl डालने तो मान के चलो हमने 10 मॉलिक्यूल डाले हैं, 10 मॉलिक्यूल डाल दिए, तो NaCl क्या भी टूट जाता है किस किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो वो 10 मॉलिक्यूल्स थे, उसके कितने आयंस बन गए आपके, कितने पार्टिकल बन गए, 20 पार्टिकल बन गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज है तो क्या होगी भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी। कुछ ऐसे होते हैं, ये तो हो गया डिसोसिएशन मतलब टूटना। कुछ ऐसे होते हैं कि दो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर जाके क्या जुड़ जाते हैं, जुड़ने पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल वो ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपने वाटर लिया और बाहर से आपने कोई एल्कोहल डाला, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम एसोसिएशन, मीन जुड़ गए पार्टिकल। इससे भी क्या हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो चेंज हो जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, इसके लिए हम आई कैलकुलेट करते हैं। आई क्या आपका वेन नॉट हॉफ फैक्टर, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल का मतलब हो गया जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, उससे अगर हम ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व का मतलब हो गया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है, उससे कर देते हैं डिवाइड, तो आपका आई निकल के आ जाता है। या एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब रियल में एक्चुअल कितने थे पार्टिकल जब हमने स्टार्ट किया, एक है ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितने पार्टिकल निकले। अब देखो आई अगर यूनिटी से कम आता है, मतलब आई की वैल्यू क्या आती है, एक से कम आती है, तो हमें पता होना चाहिए क्या हुआ होगा, उसके अंदर एसोसिएशन हुआ होगा। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं होता, मतलब ना पार्टिकल गिरते हैं और ना पार्टिकल टूटते हैं, तो जो नॉर्मल मास है वही क्या आएगा, ऑब्जर्व मास आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर पार्टिकल जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाने पे आई की वैल्यू क्या आएगी, एक से कम आएगी, इसका मतलब एसोसिएशन हो गया। और आई की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आती है तो आप लिख देंगे क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आई आपका दे दिया ग्रेटर देन या लेस देन 1, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या रह जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सीधा याद रखना आपको, मीन्स दो सॉल्यूशन है, एक अंदर एक बाहर है, तो अंदर और बाहर वाले दोनों की जो आपकी वो होगी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें जो ओस्मोसिस प्रोसेस है वो अपने आप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक। क्लियर है। हाइपोटोनिक क्या होता है, आप याद रखेंगे, जो कंसंट्रेशन होती है बाहर वो तो होती है कम, ध्यान रखना। जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर होती है वो तो होती है कम, और अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। ऐसे ही आपका हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा, बाहर तो रहेगी ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट की,
अंदर रहेगी कम। अब ध्यान रखना, जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम रहती है वहां से सॉल्वेंट मूव करेगा। कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। कहाँ? जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? इसमें कहाँ करेगा? ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो हर बच्चे तक पहुंच पाए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।